सीधे इस वक्त आपको हम सोनभद्र लेके चलते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला प्रदेश की आम जनता को, आप लोगों के साथ साथ प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और अब चुनाव के दौरान भी ये वारदातें अभी तक भी होने बंद नहीं हुई हैं। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते प्रदेश में हमेशा यहाँ हर तरफ भय व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही सपा सरकार में विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम मेरी हुकूमत में महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर मामले में व हर स्तर पर अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है
कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। इसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। ये इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा था, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आपके सोनभद्र जिले के गरीब लोगों से, और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गरीबी है, आदिवासी लोग तो हमें अधिकांश गरीबी नजर इधर आते हैं, तो मैं आपके सोनभद्र जिले के गरीब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? इसके साथ ही आपके जिले के जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी एक किसान का 1 रुपए का भी कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपने विरोधियों पर, खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है, इसके सिवाय कुछ और नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन या हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। अर्थात फिर बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही यहाँ इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। लेकिन कांग्रेस व बीजेपी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। और अब ऐसे हालातों में
अपने वोटों के स्वार्थ में बीजेपी के नेता लोग व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ अपनी इन सब कमियों पर से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए किस्म किस्म की भी नाटकबाजी खूब कर रहे हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि जब से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अनाउंस हुआ है और यहाँ पर चुनावी जनसभाओं का दौर शुरू हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, तो प्रधानमंत्री से लेकर श्री अमित शाह तक भी तो अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या बोल रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश बना दिया जाएगा। ये बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर बीजेपी के शासनकाल में पहले तो दूध दही की बात करते थे, अब घी भी जोड़ लिया है इन्होंने। तो अब ये कहते हैं दूध दही व घी की नदियां बहा दी जाएंगी, बीजेपी वाले लोग ये कहते हैं। लेकिन मैं बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से, नेताओं से ये पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी यहां पावर में रही है, सत्ता में रही है, और उस समय केंद्र में भी अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। तो मैं बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहती हूं, जब केंद्र में, जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक आपकी सरकार रही और केंद्र में भी अधिकांश उस समय आपकी ही सरकार थी, तो उन 6 वर्षों के दौरान आपने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बना दिया था? यहाँ पर दूध दही और घी की नदियां क्यों नहीं बहा दी थी जब 6 वर्षों तक सत्ता आपके हाथ में रही थी? कानून व्यवस्था के मामले में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जब यूपी में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो उधर कानून व्यवस्था को बेहतर बना दिया जाएगा। लेकिन शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है तो दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन में है। और आप लोग अखबारों में आए दिन पढ़ते रहते हैं कि केंद्र के अधीन में जो दिल्ली चल रही है, वहां की कानून व्यवस्था चल रही है, तो वहां पर आए दिन जुल्म जाती होती रहती है लोगों के ऊपर। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहती हूं, जब आप लोग अपने अधीन में चल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की आबादी तो दिल्ली से कई गुना ज्यादा है। तो फिर आप यहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भला कैसे संभाल सकते हैं? अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं। तो तब फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।
लेकिन इसके साथ ही यहां मैं आपके जिले को, सोनभद्र जिले को, जो पूर्वांचल में आता है, जो पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, तो लेकिन इसके साथ ही यहां मैं खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूं कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहां उनके साथ खासकर बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सौतेला बर्ताव किया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी से ब्याज सहित जरूर लेना है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी यूपी के दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर, यूपी के लोग जो दिल्ली में रोटी रोजी के लिए जाकर बस गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनको यूपी की गंदगी बताती है। अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहां वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। और इसका ताजा उदाहरण ये है, इसका ताजा उदाहरण ये है कि आज केंद्र की बीजेपी की सरकार ने हमारी माताएं बहनें बड़ी तादाद में इधर आई है। आज केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, आज 1 मार्च है, आज से ही जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उसकी कीमत बढ़ा दी है। उसकी कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि इनको ये मालूम हो चुका है कि अब ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सोचा, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने सोच रखा है कि अब कम से कम गैस सिलेंडर में ही कुछ पैसा कमा लो, यहां तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। और यदि बीजेपी को थोड़ा सा भी एहसास होता कि यहां ये पावर में आने वाले हैं, तो कोई भी पार्टी ऐसी बेवकूफी वाला काम नहीं करती है कि चुनाव के दौरान तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दे। इसका मतलब यह है कि इनको मालूम हो चुका है कि बीजेपी अब पावर में आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने तो घरेलू गैस के जो सिलेंडर हैं और कमर्शियल गैस के जो सिलेंडर हैं, इनके काफी रेट बढ़ा दिए हैं। और अब ऐसी स्थिति में अब इस चुनाव में इनका बिहार के विधानसभा आम चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं। अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहां बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह, इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ, आपको मालूम है ये दोनों गुरु चेले हैं, इनकी फोटो भी एक साथ मिलेगी गुरु चेले की हर जगह। अर्थात अब इस चुनाव में वास्तव में यहां बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह, इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ यहां सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और खासकर अभी सपा के बबुआ को तो यहां सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को
ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की अब हमारी सरकार द्वारा इस बार समीक्षा कराई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार और इस मामले में आदिवासी जो बेरोजगार जो नौजवान तबका है, क्योंकि आपके जिले में आदिवासी लोग काफी रहते हैं, बेरोजगार हैं, तो इस मामले में खासकर जो नौजवान तबका है आदिवासियों में से उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले
तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के नहीं, आप लोगों के पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ, घटिया व कीड़े वाला खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशान ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के खेती करने के लिए पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ ही यह मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार के चलते हुए सपा के जिन भू माफियाओं ने, जो मेरी सरकार ने आप लोगों को पट्टे दिए थे, तो सपा सरकार के जिन भू माफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जा कर लिया है, तो विशेष अभियान के जरिए उन कब्जों को मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जा कर लिया है इस बार उनको सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को कानून का राज देने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी। और इस मामले में खासकर आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने के लिए भी केंद्र की सरकार के ऊपर फिर से दबाव बनाया जाएगा। होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अब इस चुनाव में आपको व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में या अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। हमारी माताएं बहनें भी मुझे सुनने के लिए बड़ी तादाद में इधर आई हैं। मैं अपनी माताओं बहनों को भी ये कहना चाहती हूँ कि वोट वाले दिन हमारी माताएं बहनें अपने मर्दों से, पुरुषों से, आदमियों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे आगे निकलकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर
अपना एक एक वोट आप जरूर डालेंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूं कि उम्मीदवारों को अपनी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं, तो इन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताएंगे। और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ, इन्हीं लफ्जों के साथ ही अब मैं पुनः आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। आप लोगों को बीएसपी के ये जो उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह जो हाथी है, आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर जिताकर भेजेंगे। ऐसी अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो सोनभद्र में इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी रैली को संबोधित किया और जमकर निशाना भी साधा।